हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का कमर्शियल यूज़ पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमर्शियल यूज़ क्या है। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम उससे आगे रीड करेंगे, यानी कि मेडिसिनल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके आगे जो भी हमारे पास टॉपिक्स दिए गए हैं वो मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। ठीक है, और उसके बाद जो वीडियोज़ बनेंगे उसमें क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एकदम आपको समझा देंगे और लिखवा भी देंगे। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और रीड करना शुरू करते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection, such as of penicillin. The source of this medicine is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganism. Such medicine are called antibiotics. यानी कि आप बहुत बार देखना कि जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर जो आपको कई मेडिसिन वगैरह देते हैं, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन रहता है ना, वो काम क्या करता है कि आपके अंदर जो बीमारी पैदा किया है ना, जो भी बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये रोक देता है। ठीक है, बैक्टीरिया रहे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, वायरस रहे, तो उनको क्या करता है, ये इंजेक्शन से जो हमारे बॉडी में डाला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देता है। ठीक है, और ये जो इंजेक्शन है या फिर दवा वगैरह है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये खुद किससे बनता है, तो ये खुद बैक्टीरिया और फंगी से बनता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेडिसिन का हमको नाम भी दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सब कुछ मेडिसिन वगैरह के नाम दिए गए हैं। ये हमारे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर हमको लिखते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर अलेक्जेंडर जी के बारे में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हमारी लाइफ में, इनके बारे में रीड करो। क्या हुआ कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो बीमारी बहुत ज़्यादा फैला रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में और ज़्यादा पढ़ोगे, एक इंग्लिश की बुक में शायद मैंने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बस इतना समझो भी कि ये कुछ बैक्टीरिया था, वो बहुत ज़्यादा बीमारी फैला रहा था, तो ये उसी के ऊपर काम कर रहे थे। तो फिर अचानक से ये क्या देखते हैं ना कि जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जो प्लेट था, ठीक है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें ग्रीन कलर का इनको माउल्ड दिखता है। ठीक है, फफूंद टाइप से माउल्ड, फफूंद जिसको हम लोग अपने आसपास जब कुछ सड़ जाता है तो ग्रीन ग्रीन आप देखना उसमें निकल जाता है, ग्रीन या ब्लैक, तो उसी को माउल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो जो माउल्ड वो क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाला है ना, उसको वो माउल्ड क्या कर रहा है, मार दे रहा है और उसको रोक भी दे रहा है। समझ में आ रहा है बात ना, यानी कि माउल्ड खुद एक क्या है, एक तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे जो बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया था उसको वो रोक दे रहा था। तो वहीं से इनको समझ में आ जाता है कि ये जो माउल्ड है, इसका मैं दवा बना करके क्या कर सकता हूँ, उस बैक्टीरिया को मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। अगर लोगों के शरीर में बैक्टीरिया है तो इस माउल्ड का यूज़ करके हम दवा बना सकते हैं और उस बैक्टीरिया से लोगों को बचा सकते हैं। उसी टाइम इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन का इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम है और ये डेट वगैरह थोड़ा सा याद रखना, ये सब काम की चीज़ें हैं। आगे रीड कर लेते हैं थोड़ा सा कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स जो मैंने आपको बताया वहाँ पर। कुछ आगे रीड करो। यहाँ पर देखो, एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। ठीक है, ये सब यानी कि बहुत सारी बीमारियों से रोकने का बस ये तरीका आपको यहाँ पर बताया गया। प्लांट में भी जो बीमारी होती है ना, उससे भी ये जो माइक्रो एंटीबायोटिक होते हैं वो रोकते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके आगे चल करके, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से समझो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी जो एंटीबायोटिक आप लेते हो वो एकदम सही से डॉक्टर से, जो पढ़ा हुआ डॉक्टर है ना, उन्हीं से लो। क्वालिफाइड डॉक्टर क्यों लिखा गया, क्योंकि कई बार आप देखना कि मोहल्लों में कुछ ऐसी थोड़ा मोड़ा सीख जाते हैं लोग और फिर दवा वगैरह देने लगते हैं अपने मन से, तो उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचता है। Also, you must complete the course of prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future. यानी कि अगर आपने देखो अपने मन से दवाई लिया, एक बार दवाई लिया, टैबलेट वगैरह खाया, बहुत बार हम लोग यही करते हैं कि दुकान में जाते हैं, भैया 2-3 दिन का दवा दे दो, अपने मन से लेते हैं और देखते हैं कि एक आधी बार में बुखार उतर गया दवा खाने से, तो फिर हम दवा लेना छोड़ देते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, यानी कि जो बीमारी से लड़ने की हमारे बॉडी में पावर है वो कम हो जाती है। जब हम लोग अगली बार जब उस दवाई को लेंगे ना, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा दवाई का, तो फिर वो दवाई उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। यही हो रहा है आजकल, बहुत सारे दवाई हमारे बॉडी में काम नहीं करते हैं फीवर वगैरह के लिए, बिकॉज हमने क्या किया, पहले बहुत ज़्यादा बिना डॉक्टर से पूछे ही दवा खा लिया है। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरस। यानी कि देखो एंटीबायोटिक्स
जो होते हैं ना, अगर आप उसको क्या करोगे अपने मन से लोगे उल्टा सीधा, है ना, जब भी थोड़ा सा बुखार हुआ हल्का सा तुरंत ले लिए, तो ये क्या करता है हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं काम करने वाले, उनको भी क्या करता है किल कर देता है। उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक जो होते हैं कोल्ड और फ्लू वगैरह में काम नहीं करता है, इसलिए कोल्ड या हो आपको सर्दी वगैरह हो, खांसी वगैरह हो, तो आप इसको एंटीबायोटिक्स को ना लें, बिकॉज ये जो कोल्ड फ्लू होते हैं ना वो वायरस की वजह से होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। अब आता है वैक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैक्सीन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आगे चल करके, ठीक है। वैक्सीन जैसे भी कोरोना में वैक्सीन लग रहा है, उसके अलावा ना आप बचपन में भी देखोगे कि आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगे आपके हैंड में, देखना कुछ छोटा सा आपको इंजेक्शन का एक मार्क जरूर दिखेगा। सभी बच्चों को बचपन में लगता ही लगता है एंटी, है ना। अब तो शायद वो मार्क छोटे बच्चों में कम ही आता है। हम पापा वगैरह में आपके देखना कि बहुत बड़े बड़े मार्क्स हो जाते थे पहले वाले जो इंजेक्शन लगते थे, वैक्सीन लगते थे। तो ये क्या करते हैं, ये वैक्सीन काम कैसे करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर अवर बॉडी, ठीक है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी लेकर के छोटे छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जिसको हम कहते हैं वो आ जाता है, तो हमारा बॉडी अंदर से ही क्या करता है फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है ताकि उससे लड़ सके। जब हमको वैक्सीन लगी रहेगा तब ये चीज़ होता है, ये ध्यान रखना। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर्स अगैन, है ना। बॉडी को ये भी पता चलता है कि अगर दोबारा ये आता है तो अब एक बार तो मैं लड़ लिया हूँ, है ना, एक बार इसको हरा चुका हूँ, तो दोबारा भी मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ, ये बॉडी हमारा ऑटोमेटिक जानता है, ठीक है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies, यानी कि जब तुम वही चीज़ लिख रहे हैं दोबारा से कि जब कुछ कमज़ोर बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में आने की कोशिश करते हैं तो हमारा बॉडी चूँकि वैक्सीन लगने से थोड़ा पावरफुल हो जाता है, तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनाता है जो उसको इन्वेंडिंग का मतलब होता है कि जो हमारे में हमला करता है, हमारे अंदर जो हमला करने आता है ना बैक्टीरिया, उसको इन्वेंडिंग बैक्टीरिया यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उनसे ये हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, कहाँ गया ये रहा, फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बना अब, ठीक है, एक बार लड़ने के लिए जो बन गया वो क्या करता है हमारे बॉडी में रह जाता है, और जब दोबारा कभी भी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है दोबारा लड़ने के लिए उस बीमारी से, तो वो फिर वहाँ पर हमारा काम आता है। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क, इस तरीके से हमारे बॉडी में वैक्सीन वर्क करता है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन, यानी कि ये सब जो बीमारियाँ पर लिखे गए हैं ना, इनको हम लोग वैक्सीन लगवा करके ही ठीक कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में वैक्सीन लगवा लोगे तो दोबारा ये बीमारी हमको कभी नहीं होगा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, यानी कि 1798 से पहले क्या होता था ना, स्मॉल पॉक्स बहुत ही भयंकर बीमारी होता था, छोटे छोटे जो दाने निकल जाते हैं बॉडी में, उससे फिर लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं पहले के टाइम पे। फिर जब एडवर्ड जेनर नाम की जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं इतने बड़े से, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1798 में वैक्सीन का खोज किया कि हम कैसे स्मॉल पॉक्स से लड़ सकते हैं। तो फिर वो जब वैक्सीन लगने लगा तो लोगों को अब देखना स्मॉल पॉक्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, यही सब चीज़ दिया जो मैंने आपको शुरू में बता दिया ना कि आपको बचपन में इंजेक्शन वगैरह लगा होगा, वही सब चीज़ें हैं। कुछ और देखता हूँ कुछ जरूरी चीज़, जैसे कि पल्स पोलियो भी जो हो जाता है। पोलियो में क्या होता है कि बॉडी के आपके जो पार्ट्स हैं ना वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, मुड़ रहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है पहले बहुत ज़्यादा बीमारी होता था, लेकिन अब बचपन से देखना कि आपको 2 बूंद दवा पिलाया जाता है ना। 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद दवा जरूर पिलाया जाता है। थोड़ा सा कड़वा लगता है लेकिन मेरे बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो वही पोलियो का ड्रॉप होता है और वो भी एक तरह से वैक्सीन का ही काम करता है। जरूरी नहीं कि वैक्सीन आपको इंजेक्शन से ही लगेगा। पल्स पोलियो में वैक्सीन सुई तो लगता नहीं, इंजेक्शन तो लगता नहीं है, वो आपके मुंह से ही आपको दवा दे दिया जाता है, वो वैक्सीन हो जाता है। तो 5 साल तक छोटे बच्चों को वो वैक्सीन पिलाया जाता है जिससे कि पोलियो फिर कभी ना हो, ठीक है। ये जो है ना शायद 1999 या 2000 के आसपास ये पल्स पोलियो वाला स्टार्ट हुआ था। उससे पहले बहुत ज़्यादा पोलियो फैला हुआ था पूरे इंडिया में, अब तो बहुत ही कम हो गया पोलियो, यानी एकदम ना के बराबर हो गया। चलो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स को देख रहे हैं, ठीक है। नुकसान वगैरह को हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग इतना पॉइंट्स रीड कर रहे हैं यहाँ पर आपको बेनिफिट्स दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो देखो फर्टिलिटी में क्या होता है कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer, यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं एयर में जो नाइट्रोजन है ना 70% हमारे में, वो उसको ले करके क्या हमारे ज़मीन में सॉइल में उसको ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि जो हमारे पौधे वगैरह हों क्रॉप वगैरह हों उनको आसानी से वो नाइट्रोजन मिल सके, वो उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। जो पौधे होते हैं ना वो डायरेक्ट एयर से ही नाइट्रोजन नहीं ले सकते, एयर से वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो ज़मीन से ही नाइट्रोजन लेते हैं, जिसको ज़मीन में लाता कौन है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो लेकर के आता है, ठीक है। और उस टाइप से जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है।
ठीक है। बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है, हो सकता है आपने पहले ही पढ़ा होगा और आगे भी आपके ये राइजोबियम जो नाम है वो काम आएगा। चलो आगे चलते हैं। यही देखो, यही वो बैक्टीरिया वगैरह है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, साइना बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा। अब आगे चलते हैं, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्यूर अलॉन्ग विद द देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन्स दे पुट देम इन ए पिट मींट for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. बुजो एंड पहली wanted to know how this had happened. यानी क्या हो रहा था कि बुजो पहली देखते हैं कि उसके स्कूल के जो गार्डनर हैं वो बहुत सारे सड़े गले चीज़ों को, है ना, वेस्ट वगैरह चीज़ों को, जैसे छिलके वगैरह हो गए, फल वगैरह सब्जी वगैरह के, उनको मिला करके एक डब्बे बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसमें सड़ गल करके खाद बन जाता है और उस खाद का फिर यूज़ करके वो दूसरे प्लांट वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी भी दिया हुआ 2.5 में कि आप 2 डब्बे ले लो, एक का नाम दे दो ए, एक का नाम दे दो बी। एक वाले में थोड़ा सा, दोनों में मिट्टी थोड़ा सा जरूर डाल देना, क्योंकि मिट्टी में हमारे पास क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है जो उन खाद को बनाएगा सड़ा करके। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा पहले मिट्टी डालना है आपको। अब क्या करना है, ए वाला जो हमारा डब्बा रहेगा उसमें आपको नेचुरल जो गंदगियाँ हैं, जैसे कि हो गया छिलके वगैरह हो गए सब्जियों के, ठीक है, उसके अलावा चाय पत्ती वगैरह, इस टाइप से जो नेचुरल चीज़ें उनको डालो। और जो डब्बा बी है उसमें आप ना प्लास्टिक वगैरह जो कचरा होता है ना वो सब डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि जब 3-4 हफ्तों के तक आप उस डब्बे को रखे रहोगे साइड में, तो वो क्या होगा, सड़ेगा उसमें। तो आप देखना कि जो डब्बा ए था जिसमें आपने छिलका वगैरह डाला था, तो वो तो अच्छे से सड़ करके खाद बन जाएगा, लेकिन जो डब्बा बी था जिसमें प्लास्टिक वगैरह था वो नहीं सड़ेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं ना वो प्लास्टिक वगैरह को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक तरह से, उसको डिकम्पोज प्लास्टिक वगैरह को नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूरा, ये जो आप इतना रीड करोगे ना, ये सब पॉलीथीन बैग वगैरह के बारे में ही ये सब दिया जो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा एक जरूरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, आप देखना कि जो मर जाते हैं एनिमल रोड एक्सीडेंट वगैरह में या फिर किसी भी वजह से, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर से गायब हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद जाकर के देखना तो वहाँ वो आधा गायब हो जाएगा, दूसरे वीक में जाकर देखना तो वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली वहाँ से गायब कैसे हो रहा है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो उसके बॉडी को पूरा सड़ा करके धीरे धीरे एनवायरनमेंट में गायब कर देते हैं, ज़मीन में उसको मिला देते हैं पूरे तरीके से। इस तरीके से वहाँ स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह, तो यहाँ पर आप इसको रीड भी कर लेना, ये आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, ये वाला जो टॉपिक है हमारा इतना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी अभी तक तो हमने बहुत सारे फ़ायदे पढ़ लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये फ़ायदा है, अब उसके कुछ नुकसान पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ पहले तो चलिए हमने पानी पी लिया, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम अब रीड करेंगे 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नुकसान ही पहुंचाते हैं, एनिमल्स में भी, इंसानों में भी और प्लांट्स में भी। और इस टाइप के जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको पैथोजेनिस कहा जाता है, यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए आइए रीड करते हैं कि वो कैसे कैसे हमको नुकसान पहुँचाते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, यानी कि हम इंसानों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में आपको इस वाले पॉइंट में रीड करने के लिए मिलेगा। पैथोजेन इंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे अंदर फूड की वजह से भी आ सकते हैं, वाटर से भी आ सकते हैं, और जो हम हवा ले रहे हैं ना, तो अगर हम लोग हवा से भी हमारे अंदर में आता है। कैसे आता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं, क्योंकि आगे उसको और डिटेल में दिया गया है। Microbes disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Examples of such disease include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी बीमारी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको कुछ बीमारियों का नाम दिया हुआ है। कोलेरा, जिसको हम हैजा भी बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दस्त वगैरह होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फिर टीबी हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, तो ये सब जो बीमारियाँ हैं
ये नॉर्मल इंसान को दूसरे इंसान के, जो बीमार इंसान है ना, उससे संपर्क में आने से, उसके कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है। चाहे अगर उसका जूठा पानी पी लिया, या फिर वो जो खाना खाया उसको खा लिया, ठीक है, या फिर उसके अगल बगल में ज़्यादा देर बैठ गया, तो जो सांस लेगा वो, तो सांस वो अपने अंदर से निकालेगा, तो ये उस सांस को ले लेगा, तो उससे भी ये बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस तरीके से जब एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारियाँ फैलती हैं तो उन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने से, ठीक है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। यानी जब कोई बीमार इंसान है, जो उसको सर्दी वगैरह है, तो वो जब स्नीज करेगा, यानी कि छींकेगा बहुत जोर से, अभी कैसे छींकेगा जब ना, तो उसके जो मुंह से जब दिखेगा तो नहीं, लेकिन बहुत छोटे छोटे वायरस निकल जाएंगे बाहर, और वो वायरस क्या होंगे, हमारे आसपास में फैल जाएंगे। और अगर उस जगह पर उससे, है ना, उसके आसपास अगर कोई इंसान है और उसने मास्क वगैरह नहीं लगाया है, तो क्या हो जाएगा, उसको भी वो वायरस उसके अंदर चल जाएगा सांस लेने से, और फिर वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी सर्दी खांसी हो जाएगा। इसीलिए जब सर्दी वगैरह हो ना किसी को, तो उसको बोल दिया कि छींको को मत, अगर छींकना तो साइड में जाकर छींको, या फिर रुमाल वगैरह लेकर के छींको। यहाँ पर ये बूझो और पहले भी यही डिस्कस कर रहे हैं। बूझो बोलता है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, तो पहली उसको बताती है कि वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि जब कभी हमको छींक वगैरह है तो हम अपने चेहरे पर एक कपड़ा लेकर, है ना, हैंकरचीफ रख लें। उसके अलावा आप मास्क वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसमें तो मास्क के बारे में नहीं दिया हुआ क्योंकि बुक पढ़ाना है, और मास्क वगैरह भी जो कोरोना वायरस चल रहा है ना उसमें आया है, ओके। और इसके अलावा हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा सा दूरी भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे अब रीड कर लो। देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो बीमारी को ले करके हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, आप यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको इतना लंबा चौड़ा रीड नहीं करता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि जो मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो में एक होती है एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर आपको रीड करा देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन आप भी कर लेना कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है ना, वो क्या करती है कि दूसरे जो बीमार इंसान है उसके अंदर से मलेरिया के जो क्या बोलते हैं पैरासाइट होते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है, उसको लेकर के ये आपके में आएगी, और आप में जब ये आपको जब काटेगी ना तो आपकी बॉडी में ये आ जाएगा। समझ आ रहा है बात ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया फैलाता है। उसके अलावा एक फीमेल एडिस मॉस्किटो भी होती है जो क्या करती है, डेंगू वाले वायरस को लेकर के आती है। जब वो दूसरे डेंगू वाले पेशेंट को काटेगी तो उसमें से जो डेंगू का वायरस रहेगा ना उसको लेकर के आएगी, और फिर आप में भी ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर मॉस्किटो के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, उसके अलावा जो फ्लाई मक्खी वगैरह आपके घर में उड़ते रहता है, तो वो भी गंदगी वगैरह में बैठे रहता है जा करके, तो गंदगी से क्या लेकर आएगा, नुकसान वाले बैक्टीरिया उसके पैर में चिपक जाएंगे, और जब वो आपके खाना में आकर के बैठ जाएगा तो फिर आप भी क्या हो जाएगा, उस खाना खाने से बीमार हो जाओगे। समझ आ रहा है बात ना, क्योंकि वहाँ से वो बैक्टीरिया लेकर के आया और आपके खाना में वो जब बैठा तो उसमें भी आकर बैक्टीरिया चल गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, वो कैरियर से काम करते हैं, ठीक है। ये फीमेल मॉस्किटो जो एनाफ्लीज मॉस्किटो, उसका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। वाई डज द टीचर, यहाँ पर देखो पहली क्या बोल रही है कि वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन नेबरहुड, यानी कि टीचर हमको क्यों ऐसा कहते हैं कि कहीं पर भी पानी जमा मत होने दो। तो इसका मेन वजह यही है कि पानी कहीं पर भी जमा होता है ना तो वहाँ पर मॉस्किटो अपने आप पनपने लगते हैं। मॉस्किटो जो होते हैं अपने अंडे जो होते हैं वो पानी में ही देते हैं, इसीलिए आपके टीचर कहते हैं हमेशा कि आप पानी को अपने आसपास कहीं भी जमा होने मत दो। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collected anywhere in cooler, tire, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measure which help to avoid the spread of malaria. ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि आप अपने आसपास कूलर का हो, चाहे टायर्स वगैरह रहते हैं उसमें पानी जम जाता है, फ्लावर पॉट में पानी जम जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में पानी जम जाता है, तो उसमें आप पानी जमा होने मत दीजिए। उससे आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो से बच सकते हो। और आपको यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आप एक लिस्ट भी बना सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि मलेरिया से आप कैसे बच सकते हैं। तो मेन है कि मच्छर से बच जाओ तो मलेरिया से बच जाओगे, है ना। आप क्या करो, रात में सोने से पहले मॉस्किटो जो नेट होता है मच्छरदानी वो लगा करके सो, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, डिटेल में वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे जब मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जो टेबल 2.1 है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कुछ कॉमन डिसीज़ जो हम आसपास अपने देखते रहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि देखो ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, ठीक है, मिसलेस ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, चिकन पॉक्स, पोलियो, है ना, ये सब तो आप जानते ही हो। तो ये जो होते हैं वायरस से होते हैं, और जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है बैक्टीरिया से होता है।
अब ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी कैसे होता है, तो एयर से होगा, दूसरा वाला भी एयर से होगा, ठीक है। ये जो हमारा चिकन पॉक्स है ये एयर से भी हो जाता है, और कॉन्टैक्ट अगर जिसको चिकन पॉक्स है उसके अगर आप संपर्क में जाओगे, मिलोगे, उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो उससे भी हो जाएगा। उसके अलावा जो पोलियो होता है वो एयर से भी होता है और वाटर से होता है। अब इससे बचने के कुछ हम लोग को नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं। वैसे तो क्या बोलते हैं, वैक्सीन वगैरह लगाना पड़ता है, दवा लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ बचने के लिए हम लोग पहले से क्या कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को एकदम अलग रख दो हमेशा। जैसे ही उसको चिकन पॉक्स हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, तो उसको एक अलग से रूम दे दो कि भैया आप यहाँ पर रहिए, आपको इलाज इसी रूम में कराया जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा मिलना नहीं है आपको, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दस ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एजेस, यानी कि वैक्सीनेशन वगैरह भी उनका एज हो गया तो दे देना है। कोलेरा टाइफाइड ये पेट से रिलेटेड बीमारी है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और फैलता कैसे है, तो ये वाटर और है ना फूड की वजह से फैलता है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको सफाई वगैरह का ध्यान रखना है ना। सफाई वगैरह आप नहीं रखोगे तभी आपको ये सब बीमारियाँ होती है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, बॉइल्ड वाटर पीना है, ठीक है। पीना कौन सा है, तो उबला हुआ पानी पीना है, ठीक है। और वैक्सीनेशन वगैरह तो लगवानी ही है। हेपेटाइटिस ए जो लीवर की बीमारी होती है, ये वायरस से होती है और वाटर से फैलती है। इसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए, जो गंदा अगर आप देखो, हमेशा तो मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि उबाला हुआ पानी पियो, लेकिन जब कभी भी आप बरसात वगैरह का सीज़न है, ठीक है, या फिर आपके आसपास अगर पानी का गंदगी से गंदा पानी अगर आपके घर में आ रहा है तो आप उसको क्या करो, बॉयल करके ही पी लो, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो लेकर के आता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर उसका जो स्प्रेडिंग वाला दिया वो मॉस्किटो दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम उससे बचेंगे कैसे, तो मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग मॉस्किटो को बढ़ने से रोकने के लिए पानी वगैरह को भी अपने आसपास जमा होने नहीं देना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रिवेंशन में दी गई है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन शोन इन टेबल 2.1, वही बोल रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं दिया है। अब चलो, ये इंसानों के बारे में पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों के लिए कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल में वो कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इन द इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाई ए बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है एंथ्रैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो इस जो एंथ्रैक्स था ना, उस बीमारी के बारे में पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1976 में पता लगाया था कि एक बैक्सीलियस एंथ्रीस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स नाम का बीमारी होता है। तो वो बैक्टीरिया के नाम पे ही इस बीमारी का नाम एंथ्रैक्स रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा जो फूट और माउथ डिसीज़ होता है कैटल्स वगैरह में, देखना कि गाय बकरी वगैरह रहेगा ना तो उनके फूट में जो पैर में नाखून जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा, जो ब्लैक ब्लैक रहता है उसमें ना जख्म टाइप से हो जाता है। उसके अलावा उनके चेहरे पे भी, माउथ में भी आपको देखना जख्म टाइप से दिखेगा, घाव टाइप से, तो वो जो होता है वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट के बारे में आज और रीड करते हैं अब। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर डिसीज। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज, ठीक है। टेबल 2.2 देखिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट में होने वाले डिसीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखो, एक दिया हुआ है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होता है। रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, ये हमारा फंगी से होता है। ये फैलता कैसे है, तो एयर और सीड्स होता है। रस्ट ऑफ वीट में क्या होता है पता है, जो वीट के खेत होते हैं ना, उसमें उनके जो पत्ते रहते हैं उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि जंग लग गया, जैसे कि लोहे में रस्ट हो जाता है ना लाल लाल, उसी तरीके से पत्तों में भी आपको लाल लाल टाइप से दिखेगा, लगेगा कि जंग लग गया, उससे वो सड़ जाते हैं। उसके अलावा येलो वाइन मसीस, भिंडी, इसमें भी पत्ते जो होते हैं वो पीले पीले कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सिट्रस कैंकर जो है, इसमें क्या होता है कि जो रस वाले फल होते हैं, जैसे कि मान लो मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें ना छेद से टाइप से मतलब गोल गोल धब्बे लग जाते हैं, सड़े सड़े टाइप से आपको धब्बे दिखेंगे। आप भी कभी लोगे ना तो ये बीमारी आपको पहले तो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर मतलब कि इलाज नहीं किया जाता इस बीमारी का, वहाँ पहले बहुत ज़्यादा फैलता था, अब आपको बहुत कम दिखेगा, फिर भी कभी ना कभी आपको दिख ही जाएगा। ऊपर में उनके पत्तों में आपको ब्लैक और ब्राउन टाइप से थोड़ा सा सड़ा हुआ दिखेगा, जैसे जख्म हो जाता है, हमारे बॉडी में चोट लगता है तो जख्म भरता है ना, उसी टाइप से उसमें आपको दिखेगा, एकदम खराब से दिखता है, खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बीमारियाँ हैं इसमें, जो कि किस में होती हैं, प्लांट्स में हो जाती हैं। अब एक लास्ट हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में रीड कर लेते हैं, ये वाला फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो बुजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, यानी बुजो अपने फ्रेंड के घर जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खा लेता है, जो बाहर से समोसे वगैरह आए थे उन सबको खा लेता है। तो उससे जब वो घर पहुँचता है तब उसको उल्टियाँ होने लगती हैं और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है बुजो को।
ठीक है। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये जो हुआ ये फूड के पॉइजनिंग की वजह से हुआ। अब देखो फूड भी पॉइजन हो सकता है, पहली तो चौंक गई, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, यानी कि फूड भी पॉइजन यानी कि जहर कैसे हो सकता है। तो अब देखो क्या होता है ना कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस make the food poisonous causing serious illness and even death. So it is very important that we prevent food to prevent preserve food to prevent it from being spoiled। यानी कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसमें कुछ जहरीले चीज़ों को डाल देते हैं हमारे खाने में, ठीक है। उसमें जब बैठे रहेंगे जैसे मक्खी वगैरह जो रहते हैं ना, वो उसमें क्या करते हैं बैक्टीरिया वगैरह ले जाते हैं खुली चीज़ों में, इसीलिए बोला जाता है कि खुली हुई चीज़ों को मत खाया करो। तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे आ जाते हैं जो टॉक्सिक यानी कि जहरीले सब्सटेंस उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं हमारे खाने में, और अगर उस खाने को हम लोग खा लें तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से बहुत लोगों का डेथ भी हुआ है, इसलिए खुले वाली चीज़ों को ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ तक हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ठीक है, 24 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया 25 मिनट का। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग फूड प्रिवेंशन के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, और उसके अलावा जो नाइट्रोजन साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा 4 से 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।